बाप का तिरस्कार। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ बाप का तिरस्कार। ए बुढ़िया, अपने कपड़े यहाँ बैठकर मत धो, बाहर आंगन में नाली पर बैठकर धो। मेरा सारा बाथरूम खराब करेगी क्या? कड़ाके की ठंड थी, हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन सुमन देवी को अपने कपड़े धोने थे तो बाथरूम में बैठकर धोने लगी। तभी उनकी बहू आ गई। उसने वहां सुमन जी को कपड़े धोने से मना कर दिया। सुमन जी ने अपने कपड़े उठाए और धीरे धीरे चलती हुई आंगन की ओर बढ़ गई और जाते हुए मन में सोचने लगी, यह कलमोही बहू मुझे चैन से कभी जीने नहीं देगी। एक तो यह मेरे कभी कपड़े नहीं धोती है, मुझे खुद ही अपने कपड़े धोने पड़ते और मुझसे इतनी ठंड में कपड़े वैसे भी नहीं धोए जा रहे हैं। हिम्मत करके कपड़े धोने बैठी थी तो आ गई, कीड़े पड़ेंगे इसके, मुझे इतना परेशान करती है सोचकर बाहर आंगन में तेज ठंड में सुमन जी नाले के पास जाकर बैठकर कपड़े धोने लगी। और इतनी ठंड में ठंडे पानी से कपड़े धोकर उन्हें और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। जल्दी जल्दी कपड़े धोए और तुरंत रजाई के अंदर घुस गई। सुमन जी ठंड के कारण कपकपाती छूट रही थी। बहुत देर बाद जाकर गर्म आई तो सुमन देवी जी अपनी बहू को मन ही मन कोसने लगी। कलमोही का जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, एक दिन इसे ठीक करके जरूर रहूंगी। सुमन देवी जी अपनी रजाई में पड़ी हुई यह सब बातें सोच रही थी कि तभी उनके पति अशोक जी सुमन जी की ऐसी हालत देखकर कहते हैं, सुमन, हमने अपने इकलौते बेटे पंकज को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न होने के बावजूद भी उन्होंने पंकज को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। अच्छे संस्कार और आदर्श की शिक्षा के साथ साथ बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, सहनशीलता से बात करना, सब कुछ सिखाया ताकि जीवन में ऊंचे मकाम तक पहुंच जाए, अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके। इसके लिए जहाँ तक हो सका अशोक जी और सुमन जी ने हर संभव प्रयास किया। अपने सुख के लिए उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया और देखा जाए तो आज उनके बेटे पंकज को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अच्छी खासी नौकरी, पद, घर, ऐशो आराम भी कोई कमी नहीं थी। पंकज के माता पिता को पंकज से बहुत उम्मीदें थी। उन्हें अपनी बेटे पे पूर्ण विश्वास था। वे अक्सर आपस में बात करते कि पंकज के रूप में भगवान ने हमें कितना अच्छा बेटा दिया है, वो हमारी कितनी परवाह करता है, भाग्यशाली है हम, हमारा बुढ़ापा तो बड़े ही सुख चैन से गुजरेगा। पंकज भी अपने माता पिता से अक्सर यही कहता कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा, जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं करने दूँगा, किसी मोड़ पर आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर देखना मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से रखूंगा। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अशोक जी और सुमन जी खुशी के फूले नहीं समाते थे। पर कहा जाता है न कि बेटे का असली पहचान तो उसके शादी के बाद होती है। ठीक वैसे ही पंकज के परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी वैसे ही चल रही थी जैसे अधिकतर परिवारों की होती है। उसकी पत्नी शालिनी को अपनी प्राइवेसी में किसी भी दखल अंदाजी उसकी पसंद नहीं थी, किंतु एक सच यह था कि वो पंकज से बहुत प्यार करती थी और पंकज भी उसे उतना ही प्यार करता था कि उसकी हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता था। वह जैसा कहती वो वैसा ही करता, उसकी हर बात मानता और शालिनी पंकज के इसी विश्वास का गलत फायदा उठा लेती थी। दोनों की शादी इसी शर्त पे हुई थी कि शादी के बाद पंकज अपने माता पिता को साथ नहीं रखेगा और पंकज ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी यह शर्त आसानी से मान ली। उसने सोचा एक बार शादी हो जाए तो माता पिता को किसी तरह समझाकर गाँव वाले घर में भेज दूंगा। यह सब सोचते हुए उसके मन में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि इस ढलती उम्र में उसके माता पिता कैसे अकेले रहेंगे। पर उस समय पंकज के माता पिता को बहू की इस शर्त के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। शादी के कुछ दिन बाद तब तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन थोड़े दिन बाद ही शालिनी पंकज को अपनी शर्त याद दिलाते हुए उसके ऊपर दबाव डालने लगी कि अभी के भी जाकर अपनी माता पिता से कहो कि वो गाँव चली जाए।
तो पंकज ने शालिनी को समझाते हुए कहा, मैं मानता हूँ शालिनी कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम एक बार सोच कर तो देखो। अभी अभी हमारी शादी हुई है, उनके भी तो कुछ अरमान हैं। अपने बेटे बहू के साथ रहने का कैसे कह दो अचानक ही कि आप लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन शालिनी अपनी जिद पे अड़ी रहती है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम अभी के अभी उनके बात करो, और अगर तुमसे बात नहीं की जाती है तो मैं जाकर बात कर लेती हूँ। तो पंकज मजबूर होकर अपनी माता पिता के सामने जाकर हिचकिचाते हुए बोला, माँ पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो अशोक जी बोले कि हाँ बेटा बोलो, क्या तुम इतना हिचकिचा क्यों रही हो? अगर कोई परेशानी हो तो तुम बेझिझक हमें बता सकते हो। बेटा इतना सुनते ही पंकज ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, पिताजी आप लोग अब गांव में ही जाकर रहे तो अच्छा रहेगा होगा। मुझे और शालिनी को ऑफिस के काम से अक्सर बाहर जाना पड़ेगा, तो आप लोगों की यहाँ देखभाल कौन करेगा? और शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी में आप लोगों को अकेले रहना बहुत मुश्किल है। पंकज के माता पिता बहुत भोले थे। उन्हें सच में लगा कि उनका बेटा उनकी चिंता कर रहा है, किंतु वे जाते कहाँ। गांव का घर, यहाँ तक कि जमीन भी वे अपने पंकज की पढ़ाई के लिए बेच चुके थे, किंतु पंकज को उन्होंने इस बात की भनक भी नहीं लगने दी थी। इसलिए अशोक जी ने बहाना बनाया, बेटा ये गांव के घर की कुछ मरम्मत अभी बाकी है, जैसे ही पूरी हो जाए कि हम लोग वहां चले जाएंगे। तुम हमारी चिंता मत करो, हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। अशोक जी की बात सुनकर पंकज बिना कुछ कहे वहां से अंदर चला गया। अंदर जाते ही शालिनी ने कहा, क्या हुआ? ऐसे मुंह लटकाकर क्यों आए हो? क्या कहा उन्होंने? तो पंकज ने अपने पिता द्वारा कही हुई बात शालिनी को बता दी। पंकज की बात सुनते ही शालिनी गुस्से से बौखला गई। कहने लगी, यह सब तो बस बहाना है। ऐसे लोगों को तो आदत ही होती है बस सर पे बैठ कर रोटियां तोड़ना। बहुत हो गया, तुमने अपनी शर्त अभी तक पूरी नहीं की। जल्दी से उनका कोई इंतज़ाम करो, नहीं तो इसका इंतज़ाम इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अपने माता पिता के लिए इतनी कड़वी बातें सुनकर तकलीफ तो पंकज को भी हुई होगी, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। जिस माता पिता ने उसके लिए इतना सब कुछ किया, उसके समर्थन में कहने के लिए उसके पास एक शब्द भी नहीं था। क्या सच में औलाद ऐसी होती है? वो शालिनी के प्यार में इस कदर खो गया था कि यह भूल गया कि आज वो जो कुछ भी है, जिस मकाम पर है, सिर्फ और सिर्फ अपनी माता पिता की बदौलत है। खैर उस समय तो पंकज ने शालिनी को अब वासना दिला कि वो जल्द ही कुछ करेगा, किंतु आए दिन इसी बात को लेकर शालिनी और पंकज में झगड़ा होता रहता। इस बात की थोड़ी बहुत भनक अशोक जी और सुमन जी को भी होने लगी थी, किंतु वैसे मियाँ बीबी की छोटी मोटी बातें समझकर अनदेखा कर देते थे। कभी कभी पंकज को उन पर दया भी आ जाती, किंतु वैसी दया किस काम की जो अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा ही न बन पाए। वह शालिनी की बातों को पूरी तरह से समर्थन करने लगा। वो कहते ही न, जैसे संगत वैसी रंगत। शालिनी के साथ रहते रहते उसे भी उस बात पर अपने माता पिता की रोक टोक पर गुस्सा आने लगा था। पंकज शालिनी के रंग में पूरी तरह से रंग गया था। अब जिस प्रकार शालिनी अच्छे बनने का दिखावा करती थी, उसी प्रकार धीरे धीरे पंकज भी यही काम करने लगा। शालिनी तो कुछ शांत इसलिए भी रहती थी, उसे घर का कोई काम नहीं करना पड़ता था। सारा काम उसके सास ससुर किया करते थे। लेकिन आज जब पंकज ने अपनी प्रमोशन की खबर सुनाई तो शालिनी की तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। दूसरी ओर पंकज के माता पिता को भी यह लग रहा था कि वो लोग भी बेटे के साथ विदेश ही रहने जाएंगे, इसलिए वो भी खुश होकर अपनी सामान की पैकिंग करने लगे। किंतु यह क्या, अगले दिन पंकज 2 ही टिकट लेकर घर आया और बोला, माँ पिताजी आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी आप लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकता। नई जगह, नया शहर में एक बार वहाँ सेटल हो जाओ, फिर आप लोगों को अपने साथ ले जाऊँगा। बेटे की बात सुनकर उन्होंने कहा, अरे बेटा तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? ठीक है ना, अभी तुम लोग चली जाओ, जब तक
हम लोग यहीं रहेंगे और जब भी तुम्हें ठीक लगे हमें आकर ले जाना या हमारी टिकट करवा देना, हम खुद ही चले आएंगे। पंकज थोड़ी दबी आवाज़ में कहने लगा, वो पिताजी, मुझे यह कहना है कि यह फ्लैट ऑफिस का है, इसलिए इसे खाली करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग गांव चले जाइए। पंकज की बात सुनकर अशोक जी और सुमन जी थोड़ी परेशान हो गए। फिर उन्होंने अपने मन की व्यथा छुपाकर पंकज से कहा, अच्छा घर खाली कब तक करना होगा? लेकिन कब तक बेटा? तो पंकज बोला, पिताजी आज ही फ्लैट खाली करना होगा। मैं आज शाम के ही आप दोनों की टिकट करवा देता हूँ। आप लोग आज ही गाँव के लिए निकल जाइए। मेरी भी कल ही की फ्लाइट है, तो हम भी कल सुबह ही निकल जाएंगे। या कुछ पैसे हैं आप अपने पास रखिए, आप लोगों के काम आएंगे। और हाँ, एक बात और, आप लोग वहाँ से मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। जब मुझे फुर्सत मिलेगी मैं खुद ही आपके पास फ़ोन कर लूँगा। वह दरअसल बात यह है कि अभी शुरुआती दौर में काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन आप लोग चिंतित बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं पैसे भेजता रहूँगा। बेटे की बात सुनकर अशोक जी और सुमन जी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। सच्चाई तो वो उसे बता नहीं सकते थे कि गांव का कोई घर तो है ही नहीं, और सच ही तो है, माता पिता अपने बलिदान और त्याग का मकाम सब अपनी संतान के सामने करते हैं। वो तो बिना फल की चिंता किए ही अपना कर्म करते जाते हैं। उसी दिन शाम की ट्रेन में बैठकर अशोक जी और सुमन जी गाँव की ओर रवाना हो गए। पंकज काम का बहाना कर उन्हें स्टेशन तक छोड़ने भी नहीं आया, किंतु उसके माता पिता ने इसे भी उसकी मजबूरी समझकर स्वीकार कर लिया। बेटी बहू से अलग होकर दोनों का मन बहुत उदास हो गया। तभी सुमन जी ने पूछा, क्या हुआ जी, ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो? तो अशोक जी बोले, हम गांव तो जा रहे हैं भाग्यवान, पर कुछ सोचा है कि वहाँ कहाँ रहेंगे, हमारा तो वहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं तो सुमन जी बोली, आप चिंता क्यों करते हैं, थोड़े बहुत पैसे हैं हमारे पास, और पंकज ने भी तो कुछ दिए हैं ना, और हमारा अपना ही तो गांव है, कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो पंकज आकर हमें ले ही जाएगा। वैसे भी पंकज को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, उस पर अगर हम उसे घर ज़मीन बिकने वाली बात बता देते तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होता, वे बेकार में ही हम सब लोगों के लिए परेशान हो जाता। आखिर है तो हमारा इकलौता बेटा, उसे हम कैसे परेशान कर सकते हैं? बात करते करते अशोक जी और सुमन जी तो गांव पहुंच गए, परंतु इधर पंकज अपने बूढ़े माता पिता से छुटकारा पाकर उन्हें गांव भेजने के बाद उसने अपनी सारी प्लानिंग, सारे चाल सारिणी को बताए। सारिणी तो पहले से ही यही चाहती थी कि उसने कहा, आखिर तुमने अपनी शर्त पूरी कर ही दी। तो पंकज बोला, अरे यार कैसे नहीं करता, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, ये तो बस एक छोटी सी शर्त थी, और कुछ भी करवाना हो तो बोलो। साले मुस्कुराते हुए बोली, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करना कि अब उन्हें दोबारा वापस यहाँ मत लेकर आना। ठीक है डार्लिंग, तुम इस बात की चिंता मत करो। इधर अशोक जी और सुमन जी जब गांव पहुँचे तो इतने दिनों बाद वो अपनी भूमि पे पैर रख पड़ते ही वो लोग इस कदर खुश हो गए कि वहाँ रहना है, इसकी चिंता तो दिलो दिमाग से ही निकल गई। तभी गांव के कुछ जाने पहचाने लोग उन्हें वापस गांव में देखकर दिल से उनका स्वागत करते हैं। तभी एक ग्रामीण निवासी पूछ बैठा, काका काकी प्रणाम, आप लोग यहाँ, आपके बेटे पंकज की तो शहर में अच्छी खासी नौकरी है, अपना घर भी है, तो आप लोग वहीं बस गए थे, फिर आप इस गांव में कैसे आ गए? और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपने तो इस गांव में अपनी ज़मीन और घर सब कुछ बेच दिया था, अब तो यहाँ पर आप लोगों का कुछ भी नहीं है। तभी दूसरा ग्रामीण बोला, अरे कैसी बातें करते हो भैया, अपना गांव है, घर ज़मीन नहीं है तो क्या हुआ, हम लोगों से मिलने तो आ ही सकते हैं ना, और हम लोग अपने ही तो हैं। क्यों काका, मैं सच कह रहा हूँ ना, अशोक जी मुस्कुराते हुए और फिर ग्रामीणों को सारी बात बताए।
कुछ लोगों ने तो विश्वास कर लिया, किंतु कुछ गांव वालों को यह बात कुछ हजम नहीं हुई और वो आपस में कानाफूसी करने लगे। एक ग्रामीण दूसरे ग्रामीण से फुसफुसाते हुए बोला, सुनो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ऐसे कोई अपने माँ बाप को अकेले भेजता थोड़ी है। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, पंकज की पढ़ाई की खातिर अपना घर जमीन सब कुछ बेच दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। तभी दूसरा ग्रामीण बोला, अरे दाल में कुछ काला नहीं, मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। बेचारे काका जी इस उम्र में कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। भगवान करे जैसा हम सोच रहे हैं वैसा उनके साथ कुछ ना हो। पर आजकल के इन बच्चों का कोई कुछ भी यकीन ना हो कर सकते, पढ़ लिख कर इतने आगे निकल जाते हैं कि वो अपने संस्कार ही भूल जाते हैं। तभी दूसरा ग्रामीण बोला, मैं तो अपनी बेटी को शहर कभी नहीं भेजूंगा, वो भी वहाँ जाकर ऐसा ही हो जाएगा। इसी प्रकार गांव के लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि गांव का सरपंच वहां आ पहुंचा और पंकज के माता पिता को देखकर उन्हें प्रणाम किया, किंतु उन्हें आश्चर्य हुआ। सरपंच ने पूछा, अरे काका, आप लोग यहाँ गांव में सब कुछ ठीक तो है ना? पंकज तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, काका अभी कभी आता ही नहीं हमसे मिलने। रविंद्र जी ने उसे सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर वो समझ गया कि बात कुछ और ही है और बहुत बड़ी है। लेकिन वह पंकज के माता पिता की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उनके सामने कुछ नहीं कहा और अपने साथ लेकर जाकर गांव में एक छोटी सी घर में उनके रहने का इंतजाम दिया और बोला, काका आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपनी पत्नी को कहकर खाने के लिए कुछ भिजवाता हूँ और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह दीजिएगा। तो अशोक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ज़रूर कह देंगे, वैसे भी हम तो यहाँ कुछ दिन के लिए मेहमान हैं। जैसे ही पंकज विदेश में सेटल हो जाएगा वो हमें यहाँ से लेकर चला जाएगा, तुम्हें ज़्यादा दिन कष्ट नहीं देंगे। सरपंच हल्के से मुस्कान लेकर वहाँ से चला गया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, इनके साथ कुछ अन्याय न हुआ हो, इनका बेटा इन्हें ज़रूर आकर ले जाए। सरपंच और गांव वालों को भी इंतजार था, अब तो उनका बेटा ज़रूर आएगा। किंतु दिन हफ्ते और महीने गुजर गए, किंतु न तो उन्हें लेने पंकज आया और न ही उन्हें पैसे भेजे और न ही उसका कोई फ़ोन आया। अशोक जी थोड़ा घबरा भी रहे थे और कुछ बात तो नहीं, इसलिए उन्होंने पंकज को फ़ोन करने की सोची, पर न तो पंकज ने फ़ोन उठाया और न ही शालिनी ने। अब गांव वालों का शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था। वो गांव वाले लोग अशोक जी से बोले, काका आपके बेटे ने आपके साथ धोखा किया है, वो आप लोगों को कभी लेने नहीं आएगा। किंतु अशोक जी और सुमन जी को चिंता हो रही थी, कहीं वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था कि वो बिना किसी कारण के ऐसा तो नहीं करेगा। इसी प्रकार 1 साल गुजर गया। वहाँ पंकज अपनी पत्नी के साथ ऐसा आराम की जिंदगी जी रहा था और यहाँ उसके माता पिता गरीबी में अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। सर पे थोड़ी बहुत जो मदद कर सकता था करता था। खुद का बेटा होते हुए भी किसी और की दया पर उनका जीवन चल रहा था, किंतु सिर्फ खाना और पहनना ही तो बस उनकी ज़रूरत नहीं थी। उनका हाल चाल पूछने वाला, उन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं था। सुमन जी तो अपने बेटे के मुंह से माँ शब्द सुनने को तरस गई थी। इतने दिनों से पंकज ने कभी उनका हाल चाल भी नहीं पूछा, कभी कभार यह भी नहीं देखा कि वे जिंदा भी है या नहीं। कितने साल गुजर गए बेटे और बहू पोती का चेहरा देखे हुए, पोती को देखने की इच्छा, बेटे बहू से मिलने के इंतज़ार, मजबूरी, बेबसी, सब कुछ उनकी आंखों में साफ साफ झलक रहा था। किंतु फिर भी वो किसी से अपनी बेटी बहू की शिकायत नहीं करते। कोठरी की 4 दीवारी में कैद दोनों बूढ़े बूढ़ी आंसू बहाकर अपना दुख दर्द एक दूसरे से बांट लेते थे, किंतु गाँव वालों को भी कभी नहीं जताते थे। आखिर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, बच्चे कितना भी कुछ गलत करे कभी दिल से उन्हें बददुआ नहीं दे सकते, उनके बारे में कुछ गलत नहीं कह सकते। हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि उनका बेटा बहू पोती जहाँ भी रहे बस सब कोई खुशहाल रहे और मंगल रहे, खुश रहे। ऐसे इंतजार में किसी प्रकार दोनों के दिन कट रहे थे।
तभी एक दिन अचानक पंकज का दोस्त राजा अपने किसी काम के सिलसिले में इस गांव में आया था। लेकिन जब उसने पंकज के माता पिता को वहां देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसकी सालिनी से बात हुई थी, जिसे उसने बताया था कि उसके माता पिता उसके साथ ही रह रहे हैं और स्वस्थ थे और खुश हैं। राजा के दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो पंकज के माता पिता को ऐसी हालत में देखकर पूछे बिना नहीं रहा। उसने कहा, काका आप यहाँ कैसे? आप लोग तो पंकज के साथ रहते थे ना? तो अशोक जी ने चिंतित स्वर में बोला, बेटा पता नहीं, मेरा बेटा विदेश गया और वहाँ पर कैसा होगा। उसने हमें कहा था कि मैं कुछ दिनों में आपको लेने आ जाऊँगा, लेकिन अभी तक उसका ना तो कोई फ़ोन आया और ना ही वो हमें लेने आया। हमें तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं हमारे बेटे बहू और पोता पोती वहाँ पर कैसे होंगे। अशोक जी की बात सुनकर राजा ने सोचा कि पंकज तो अभी भी मुंबई में है, तो वो कभी विदेश गया ही नहीं। उसकी अभी कुछ दिन पहले ही तो बात हुई थी। अच्छा, सब समझ में आया। जब मैंने कहा था कि काका काकी से बात करवा दो तो उसने बात क्यों टाल दी थी। तभी अशोक जी ने पूछा, अरे क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो, कोई बात है क्या? तभी राजा ने कहा, नहीं पंकज का विदेश नहीं गया। तो अशोक जी ने अचंभित होते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, उसने तो प्रमोशन हुआ था, वो तो हमारे जाने के अगले दिन ही विदेश के लिए निकल गया था। नहीं काका, पंकज ने आप लोगों के साथ धोखा किया है, वो मुंबई में ही, मैं कल लौट रहा हूँ, आप लोग चलिए मेरे साथ, सारी सच्चाई आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। मन तो नहीं मान रहा था, किंतु बेटे और बहू पोती को देखने की इच्छा भी हो रही थी। इसलिए अशोक जी और सुमन जी उसके साथ चलने को तैयार हो गए। राजा उन्हें अंदर पंकज के घर के बाहर अपनी गाड़ी से उतार कर वापस चला गया, किंतु जैसे ही अशोक जी और सुमन जी उनके दरवाजे के पास पहुंचे तो अंदर से आती हुई आवाज़ सुनते ही उसके कदम वहीं रुक गए। उनकी बहू सालिनी अपने पति पंकज से कह रही थी, कितना अच्छा हुआ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप गाँव चले गए, हमारी ज़िंदगी कितना सुकून से गुजर रही है ना। तुमने भी यार क्या तरकीब निकाली थी उन्हें यहाँ से भगाने की, मानना पड़ेगा दिमाग तो बहुत ही आपके अंदर। तो पंकज ने हंसते हुए कहा, अरे यार यह सब तुमसे तो सीखा है, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो लोग सरपंच काका के घर जाकर मुझे फ़ोन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने उसका नंबर पहले ही ब्लॉक कर दिया था। तो साल ने ठहाका लगाकर हंसने लगी, यार तूने बहुत सही किया, नहीं तो किसी प्रकार वो लोग यहाँ पर पहुँच जाते। अरे यार सालिनी, क्यों बेकार की बातें कर रही हो, भूल जाओ हमने ऐसे भगाया है कि उन्हें कितना भी कोशिश कर ले वो दोबारा हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती हैं। यह सब कहते हुए पंकज को जरा भी शर्म नहीं आए, जिसके लिए वो सब कर रहा है उसके जन्मदाता है, उन्हीं के बदौलत वो इस संसार में आया, उन्हीं की उंगली पकड़कर चलना सीखा। जीवन में अपना लक्ष्य पाकर जो संतान अपने संस्कार ही भूल जाए उसके बारे में और क्या ही किया जा सकता है। अशोक जी ने जब यह बात सुनी तो सहन नहीं कर पाए और वहीं मूर्छिता होकर गिर गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लग रहा था मानो पल भर में ही उनके समस्त संसार छीन गया हो, जीने की कोई ख्वाहिश नहीं बची थी। सुमन जी भी कभी उनके सर पे हाथ रखती तो कभी उनके हाथों को सहला रही थी। चलिए हम लोग वापस गाँव चलते हैं, भाई अपनी बाकी की बची जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार लेंगे। सुमन जी जोर जोर से कहने लगे कि बेकार ही हम उस राजा के कहने पे यहाँ चले आए, नहीं आते तो इतनी दिनों से जिस भ्रम में जी रहे थे कि हमारा बेटा हमारा है, अपना खून है, वो कभी कुछ नहीं गलत नहीं करेगा, इसी भ्रम में जीते रहते और इस भ्रम में इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। भगवान, यह सब कुछ देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया। किंतु सुमन जी की सारी बातें अशोक जी के कानों तक पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि वो सारे जंजालों से मुक्त होकर हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो चुके थे। सुमन जी जोर जोर से रोने लगी, आप तो चले गए पर मुझे किसके सहारे छोड़कर गए, इस कदर घर से बाहर
से रोने की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग एकत्रित हो गए। पंकज और शालिनी भी घर के बाहर आए। भीड़ में आकर देखा तो उसके पिताजी मृत अवस्था में घर के दहलीज पे पड़े थे और पास ही उसकी माँ बैठ कर रो रही थी। यह सारा माजरा पंकज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके माता पिता यहाँ तक कैसे पहुँचे। उन्हें कैसे पता चला कि वो लोग यहीं पर हैं। यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दोस्त राजा का कॉल आया। वो पंकज से बोला, पंकज काका कहाँ हैं? मेरी उनसे बात करवाओ, मैं उन्हें गांव से लेकर आया हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ दूंगा, पर उन्होंने जिद की कि वो लोग सुबह ही चले जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारी दहलीज पर छोड़ कर ही वापस आ गया। अब पंकज को सारी बात समझ में आ गई कि शायद उसके माता पिता ने उसकी सारी बातें सुन ली, जिस कारण वो सब बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपनी गलतियों के कारण पिता को तो खो ही चुका था, कम से कम माँ का जीवन सवार कर अपने पाप से मुक्ति पा लेता हूँ। किंतु पंकज की तो बुद्धि वश में हो चुकी थी। उसे शालिनी की जिद के आगे और कुछ दिखाई नहीं दिया था। समाज के सामने तो दिखावा करने के लिए उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया और माँ को रहने के लिए घर में एक छोटी सी जगह भी दे दी। किंतु अभी भी पंकज की आंखें नहीं खुली। शालिनी ने पंकज की माँ को घर में रहने की इजाज़त तो दे दी थी, किंतु उसके साथ नौकरों जैसे व्यवहार करते, यहाँ तक कि पोती से भी नहीं मिलने देती। सुमन जी तो वैसे भी पति के देहांत के बाद शांत हो गई, बिल्कुल अकेली और लाचार में, इसलिए बहू द्वारा किए गए बुरे व्यवहार को ऐसे सहन कर जाती मानो उन्हें किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा हो। वो एक जिंदा लाश के समान हो गई थी। किंतु धीरे धीरे उन्होंने हालातों से समझौता कर लिया। वापस अकेले गांव जाकर करते भी क्या, अब जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं, यही सोचकर बुरे से बुरे हालात में भी रहने के लिए एक आस है। माँ मजबूर हो गई। पंकज की बेटी अब 8 साल की हो चुकी थी, इसलिए उसके सामने जो कुछ होता वो सब कुछ समझती थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि एक बूढ़ी औरत को उसके माता पिता इस प्रकार सता रहे हैं। एक दिन उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, यह बूढ़ी आंटी कौन है? तो शालिनी बोली, कोई नहीं बेटा, ऐसे ही गांव की कोई गरीब औरत है, इसका इस शहर में कोई नहीं है ना, इसलिए कुछ दिन यहाँ रहेगी, फिर चली जाएगी। पर कहते हैं न, खून तो खून को पहचान ही लेता है। पंकज की बेटी को अपनी दादी की तरफ खिंचाव महसूस होता था। एक दिन जब पंकज और शालिनी सो गए तो उसकी बेटी प्रिया चुपके से अपनी दादी के कमरे में गई और पूछने लगी कि आंटी आप कौन हैं? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो सुमन जी ने उन्हें अपनी गोदी में उठाते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारी दादी हूँ, जब तुम बहुत छोटी थी तब मुझे देखा था, अब बहुत बड़ी हो गई हो ना, इसलिए नहीं पहचान पा रही हो। प्रिया बोली, अच्छा आप मेरी दादी माँ हो, लेकिन मम्मी पापा ने पहले कभी नहीं बताया कि कोई मेरी दादी है। अरे बेटा ज़रूर बताया होगा, तुम भूल गई होगी। अच्छा नहीं बताया तो क्या हुआ, अब तो आपकी दादी आपके पास है ना। कहते हुए सुमन जी ने उसे गले से चिपका लिया। तो प्रिया बोली, दादी पता नहीं क्यों मम्मी आपको गंदी बोलती हैं, पर आप तो बहुत अच्छी हो, मुझे आपके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। दादी मैं आपको यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगा, आप हमेशा यही रहना मेरे साथ। अब दादी अपनी पोती से क्या कहे। पोती की बातें सुनकर सुमन जी की आंखों से आंसू आ गए। निशब्द होकर सुमन जी भरी नजरों से बस पोती को निहारती रही। उसकी गोदी में बैठते ही ऐसा लग रहा था मानो उसका सारा दर्द छूमंतर हो गया हो। इतने में अचानक वहाँ शालिनी आ गई और गुस्से से आग बबूला होकर अपनी बेटी को झटका बोली, बुढ़िया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? फिर अपनी बेटी को डांटते हुए कहने लगी कि बेटा इस औरत की बात नहीं सुनना, ये झूठी औरत है और गांव के गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं, तुम उससे दूर ही रहना। कहते हुए शालिनी प्रिया को लेकर अंदर चली गई और अंदर जाकर पंकज पे बरसते हुए बोली, यह बुढ़िया आखिर कब तक हमारे घर में पड़ी रहेगी? तुम इसे या तो गांव छोड़ो या फिर किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दो। तुमने तो कहा था तुमने
पूरी प्लानिंग कर रही है। तो क्या हुआ तुम्हारा प्लान का? इस बात को लेकर पंकज रोज़ अपनी माँ को कुछ न कुछ सुनाता रहता। उसे माँ का दर्द बिल्कुल भी नहीं दिखता। वह केवल समाज में दिखावे के लिए उसने अपनी माँ को अपने घर में जगह दे रखी थी। अपनी बेटी बहू का ऐसा रूप देखकर सुमन जी अंदर ही अंदर घुटनी रही। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा ऐसा निकलेगा। जिस पिता ने उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, उसने इस पिता की जान ले ली। माँ को अब अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी। बेटा तो पहले से ही पराया हो चुका था। पति के जाने के दुख और बेटे के तिरस्कार की वजह से सुमन जी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो उस रात केवल पानी पीकर ही सो गई। सुबह होते ही साली चाय के लिए शोर मचाने लगी, लेकिन बहुत देर तक जब कोई आवाज़ नहीं आई तो साली गुस्से से सुमन जी के कमरे की तरफ गई। जाकर जोर से चिल्ला पड़े, ए बुढ़िया, अभी तक सो रही है क्या? सारा काम कौन करेगा? सारनी के बहुत चिल्लाने पर भी जब सुमन जी नहीं उठी तो उसके पास जाकर उसे हिलाने लगी, किंतु उसकी सांसें अब बंद हो चुकी थी। साली जोर जोर से चिल्लाकर पंकज को बुलाने लगी और उसकी आवाज़ सुनकर पंकज दौड़ कर आया और माँ को मृत अवस्था में पाकर अचंभित रह गया। पहले पिताजी अब माँ जी भी उसे छोड़कर जा चुके थे। आज पता नहीं क्यों माँ की लाश को देखकर पंकज जोर जोर से रोने लगा। आज उसे अपनी गलती का आभास हुआ कि या मैंने क्या कर दिया, लेकिन जीते जी तो उसने कभी अपने माता पिता को सुख से पानी तक नहीं पीने दिया। तो आज उसके जाने के बाद पछताने से क्या होगा? कितनी भी जन्म ले लो पर माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुका पाओगे। सब कुछ मिलता है जीवन में, पर दोबारा माता पिता कहाँ पाओगे? अब पंकज पछतावे की आग में जल रहा था कि काश अगर वे अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं किया होता, काश उन्हें गांव भी ना भेजा होता, काश उन्हें वापस से ले आता, काश अब पंकज के पास काश के अलावा कुछ नहीं बचा था। अब इसी पछतावे के साथ उसे पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देते हैं और संतान भी यही भली भांति समझती है कि उसके माता पिता ने उसके एक बेहतर जीवन के लिए स्वयं को भुलाकर अपना सब कुछ त्याग दिया है। किंतु जैसे जैसे बच्चे समझदारी की दुनिया में कदम रखते हैं, अपने माता पिता का किसी बात पर उनका रोक टोक करना बेतुकी लगने लगता है। माता पिता की हर बात पे तर्क वितर्क करना शुरू कर देते हैं। माता पिता सदैव अपनी संतान का भलाई चाहते हैं, किंतु वो उनकी इस चिंता को बंधन समझती हैं और ऐसी समस्याएं अक्सर संतान के विवाह के बाद ही दिखाई देती हैं। दोष पूरा पराये घर से आई हुई बहू को दिया जाता है, पर दोस्त तो अपने माता पिता के फर्ज निभाना क्या एक बेटे का होता है या एक बहू का? समाज के हिसाब से देखा जाए तो विवाह के बाद सारी जिम्मेदारी एक बहू की ही तो हो जाती है, किंतु मेरे विचार से एक बेटा यदि माता पिता के लिए दिए हुए संस्कार उसके प्रति अपना फर्ज जिंदगी भर याद रखे तो किसी भी कारण वे अपने माता पिता को बेघर नहीं कर सकता, क्योंकि बहू तो पराये घर से आई है, किंतु उसके माता पिता ने तो उसे जन्म दिया है, वो उसका वंश है, तो जिम्मेदारी भी सबसे अधिक एक बेटे की बनती है। और बेटा चाहे तो बहू के क्या औकात की वो उसके रहते उसकी पत्नी उसके माता पिता को कुछ भी कहे। तो दोस्तों यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।